नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी में। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस की क्विक बुक सीरीज़ का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिलहाल हिस्ट्री के बारे में। और अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोतों के संदर्भ में, जहाँ पर हमने बात की थी अध्ययन के स्रोतों में अभिलेखों के बारे में, मुद्राओं के बारे में, और इसके अलावा जो है साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्यों के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ विदेशों से आने वाले लेखकों और राजदूतों अथवा यात्रियों के बारे में भी हमारी वहाँ पर बातें हुई हैं, हमारे जो पिछले लेक्चर हुए हैं वहाँ पर। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास क्रम को देखेंगे, किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के धीरे धीरे निरंतर क्रमवार रूप से आगे बढ़ता है या फिर बढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा, और इसके अलावा लाइक करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहासकारों ने ना प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक तो प्रागैतिहासिक, दूसरे आद्य ऐतिहासिक और तीसरा रहा ऐतिहासिक काल। इनको बांटा गया इनके लक्षणों के संदर्भ में। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था ना, उसके अंतर्गत हमको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, इसके अलावा जो आद्य ऐतिहासिक काल था, इसके अंतर्गत हमको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही मिले। ठीक है, लिखित प्लस पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण स्वरूप जो है वह है सैंधव सभ्यता। देखिए, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में हम अभी आगे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में। थोड़ा सा यहाँ जानिए। देखिए, जो सिक्के मिले थे सैंधव सभ्यता के या फिर जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ चित्रात्मक लिपियाँ मिली, यानी चित्रों से कुछ बातें कहीं और सुनी गई हैं वहाँ पर, लेकिन चूँकि हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसीलिए हमने इस काल को या फिर इस पूरी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसी सभ्यताएं आई या फिर ऐसा समय आया जिसमें लिखित साक्ष्य तो थे, यानी जिसमें लिपि तो थी, लिपि लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिपि तो थी लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और पुरातात्विक अवशेष तो मिले ही थे सैंधव सभ्यता में। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल के संदर्भ में हमने देखा या फिर हमको मिलता है क्या क्या, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के वर्णन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। और इस काल को हमने ऐतिहासिक काल के समय में क्यों रखा, तो देखिए, ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिले, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, वे तो सभी कालों में मिले, प्रागैतिहासिक काल में भी, आद्य ऐतिहासिक काल में। अलग क्या हुआ, इसमें लिखित साक्ष्य मिल गए ऐतिहासिक काल में। ठीक है भैया, तो लिखित साक्ष्य तो आद्य ऐतिहासिक में मिल गए थे, तो आद्य ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल कैसे अलग हुआ। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था और ऐतिहासिक काल की लिपि जो थी उसको पढ़ लिया गया। इस प्रकार से ऐतिहासिक काल में उन्हें रखा गया जिन सभ्यताओं या फिर जिन चीज़ों को हमने पढ़ा उनको हमने रखा ऐतिहासिक काल में, और जिन लिपियों को हम पढ़ नहीं पाए उनको रख दिया आद्य ऐतिहासिक काल में। बाकी अन्य चीज़ें किस प्रकार से समान है, तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों में ही हमको लिपिबद्ध साक्ष्य मिले और इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। ठीक है, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में मिले, लिखित साक्ष्य सिर्फ आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में मिले। ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा जा सकता है और आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं इसको और किस प्रकार से विभाजित किया गया। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था इसको बाद में इतिहासकारों ने और 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरे हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। यह विभाजन किस आधार पर किया गया, तो देखिए, यह विभाजन किया गया जलवायु, ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी आ गई यहाँ पर, है कि नहीं, जलवायु और औजारों के क्रम के आधार पर। देखिए, जो औजार थे प्रारंभ में वह बिल्कुल विकसित नहीं थे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ और इन्हीं औजारों के विकास क्रम के आधार पर बांटा गया पाषाण काल को पुनः 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ठीक है, जलवायु प्लस औजारों की विभिन्नताओं या फिर समानताओं के आधार पर फिर से बांट दिया गया प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में। यह काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भागों में बांटा गया, उनको बांटा गया पूरा प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया।
नवपाषाण में नवपाषाण कह रहा हूँ, मध्य पाषाण काल को 10,000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया और सबसे अंत में नवपाषाण काल को 5500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया था। ठीक है, अब क्या हुआ तो देखिए इसी फिगर में हम आगे देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को यानी कि प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व के समय को, इसको ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रख के रहिएगा। ठीक है, प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व को हम फिर से विभाजित कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए 3 भागों में। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। वह 3 भाग किस प्रकार से है तो देखिए निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च लगा दिया आगे, बाकी पूरा पाषाण काल वही रहा। अंतिम अवस्था 10,000 ईसा पूर्व ही रहेगी। ठीक है, प्रारंभ से यानी कि देखिए निम्न पुरा पाषाण काल को प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व के मध्य बांटा गया। मध्य पुरा पाषाण काल कब आएगा, 1 लाख के बाद आएगा ना, तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पुरा पाषाण काल में रखा गया। और सबसे अंत में देखिए 10,000 हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, वहाँ पहुँचते हैं उच्च पुरा पाषाण काल में, जबकि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय आता है। ठीक है, सभी का विभाजन उसी प्रकार से हुआ है, हथियारों की विभिन्नताओं के आधार पर। ठीक है, जैसे जैसे औजारों का विकास होता गया उनको बांटा गया और आगे बढ़ते हुए और कुछ भागों में। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े और भाग को और थोड़ा बढ़ा दिया गया। ठीक है, डिवाइड जो किया गया था वह कुछ अन्य छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देखिए एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास को बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, वे कौन कौन से 3 भाग थे बताइए। वे 3 भाग थे, प्रागैतिहासिक काल पहला, दूसरा आया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आया हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में तत्काल जल्दी से रिवीजन होगा इस आधार पर और आप भूलेंगे नहीं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुए हैं अभी तक, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखित लिख दे रहा हूँ, लिपि लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं पुरातात्विक। ठीक है, तो देखिए इसमें तो लिखित साक्ष्य ही नहीं थे तो लिपि का सवाल उठता ही नहीं है। वही बात, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। तीसरा बात, दूसरे क्रम में अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। सबसे अंत में तीसरे नंबर पर हमारी बात होगी ऐतिहासिक काल की, इसमें लिपि को पढ़ा भी जा सका और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। आगे क्या हुआ, जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया। यहाँ देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। समय काल था इसका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का, जिसमें प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। 10,000 से 5500 ईसा पूर्व यानी कि सैंधव सभ्यता के शुरुआत तक के समय को रखा गया मध्य पाषाण काल में, और नवपाषाण काल को रखा गया 55,000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य में। आगे बढ़ते हुए पूरा पाषाण काल को फिर से इन्होंने 3 भागों में 3-3 का डिवाइड किया गया। ठीक है, 3-3-3 ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब, इस प्रकार से प्राचीन भारत को बांटा गया। अब क्यूब मत करने लग जाइएगा, ठीक है, वरना 27 तक पहुँच जाएंगे। आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 वाला 3 याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जलवायु और औजारों की विभिन्नता के आधार पर हमारी बातें हुई कि किस प्रकार से बांटा गया। तो देखिए आरंभ में क्या था कि आरंभ में पृथ्वी जो थी, वह धरती जो थी, वह तो बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन औजार भी तो थे। मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ हथियार, कुछ न कुछ औजार सदैव बनाता रहा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पहले जो है कृषि तो होती नहीं थी, तो लोग रहते कैसे थे, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो शिकार करते थे। शिकार किस प्रकार से करते थे, हाथ से पकड़ के करेंगे नहीं ना, किसी न किसी चीज़ से शिकार करेंगे, उसको बोला गया औजार। ठीक है, और उन्हीं की विभिन्नताओं या फिर उन्हीं के विकास के आधार पर यह सारा समय विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पूरा पाषाणकालीन यह समय है, यानी कि यह जो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है या फिर इसके जो अवशेष या इसके जो साक्ष्य हैं वह आपको पाकिस्तान की सोहन नदी के किनारे यानी कि सोहन नदी क्षेत्र से मिल जाएंगे, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ की पर्टिकुलर पाकिस्तान के उस सोहन नदी घाटी क्षेत्र को सोहन संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, बाकी भारत में बेलन नदी घाटी के आसपास और
नर्मदा नदी घाटी के आसपास आपको मिलेंगे। और इसके अलावा भोपाल के भीमबेटका से भोपाल में स्थित जो भीमबेटका गुफा है वहाँ पर आपको कुछ चित्र भी मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ चित्रित शैलाश्रय आपको मिलेंगे भोपाल के भीमबेटका क्षेत्र से। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा थोड़ा यह किस प्रकार से डिवाइड है या क्या विभिन्नताएं रहीं औजारों की वह देखते हैं और किन किन क्षेत्रों में इनके हमको प्रमुखतया अवशेष मिलेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की, ठीक है। यहाँ पर हम ना अब जब डिस्कशन कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर चलते हुए डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो देखिए निम्न पुरा पाषाण काल के जो अवशेष थे वह मुख्यतः हमको सोहन संस्कृति से मिले, जो कि सोहन नदी घाटी में अवस्थित होने के कारण सोहन संस्कृति कहलाई, ठीक है। यह है कहाँ पे क्षेत्र, तो यह है पाकिस्तान में फिलहाल, ठीक है। सोहन नदी देखिए है क्या मतलब कहाँ पर आपको मिलेगी, किस नदी की सहायक नदी है, तो सोहन नदी एक बहुत ही छोटी सी सहायक नदी है, शायद ही आपको मैप में देखने को मिले, सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है सोहन। उसी नदी घाटी क्षेत्र में आपको पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक के, ठीक है। और इस कारण इस समय को कहा गया सोहन संस्कृति कहा गया इस पूरी सभ्यता को। तो यहाँ पर जो औजार थे वह मुख्यतः थे पेबुल, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। तो जो औजार थे औजारों के नाम याद रखिएगा, पेबुल, चापर और चापिंग, यह सारे उपकरण मिले। यह उपकरण क्या वह बनाते थे? नहीं, यह नदी धाराओं से यानी सोहन नदी से जो कटे छटे अवशेष, आप जब नदियों के किनारे जाते होंगे तो आपको कुछ पत्थरों के अवशेष दिखते होंगे जो कि अपरदन की प्रक्रिया स्वरूप निर्मित होते हैं, ठीक है। यानी कि नदी की धाराओं से कट कटा करके तलछट के किनारे जब वह आते हैं तो नदी की धाराएं उनको कुछ न कुछ काट छाट के अलग अलग रंग या अलग अलग आकृतियाँ देती हैं, तो उन्हीं को औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो मुख्यतः तो पेबुल होता था औजार जो नदी के द्वारा निर्मित किया जाता था या फिर नदी धाराओं से निर्मित होता था। चापर जो है एक पेबुल के समूह से बनाया जाने वाला औजार था, यानी कि जो चापर का निर्माण होता था वह कई पेबुलों को मिला करके बना दिया जाता था और यह एक बड़े आकार का उपकरण होता था। और सबसे अंत में अगर बात करें हम चापिंग की, तो चापिंग जो है ना, जैसे कि यह मान लीजिए किनारे आकर के इसमें नदी की धाराओं ने कटान किया इस पत्थर के टुकड़े पर, यह एक ही तरफ से इसमें धार लगेगी ना, लेकिन जो चापिंग था ना वह 2धारी तलवार की तरह था, ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यानी कि इसके दोनों किनारों पर धारें होती थी, जैसे कि आप देखते होंगे अगर भाला आपको पता हो, क्या पता हो, भाला, ठीक है, वह किस प्रकार का होता था, ऐसे ऐसे तीर की तरह ऐसे एक भाला नहीं होता है, यहाँ इधर भी धार होती है और इधर भी धार होती है, इस प्रकार से यह चापिंग उपकरण होता था, ठीक है। दोनों किनारों को छील करके इसमें धार बना दिया जाता था, किसमें, चापिंग में, ठीक है। अब आगे बात करें अगर मध्यपुरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार थे और यह कहाँ कहाँ पर मिलेंगे इसके अवशेष, ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष हमको कहाँ मिलेंगे, तो सोहन नदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिलेंगे, मध्यपुरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वह हमको मिल जाएंगे महाराष्ट्र के नेवासा क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ आप नीचे देखिए, एक मैप पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यह जो मध्य प्रदेश का नवासा क्षेत्र है यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल का अवशेष, पेन नहीं लिया हूँ भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश का यह जो नेवासा क्षेत्र है यहाँ से आपको मिल जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल का अवशेष, मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा झारखंड की सिंहभूमि क्षेत्र से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह पूरा का पूरा ना यह चालकोलिथिक साइट है, बस आपको मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का नेवासा क्षेत्र दिखाना था, इस वजह से आपको दिखाया गया है यह मैप, ठीक है। तो नेवासा दायमाबाद, इसके बारे में भी हम आगे और अच्छे से बात करेंगे इसी लेक्चर में। फिलहाल यहाँ नेवासा की लोकेशन देख लीजिए जहाँ से आपको मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों की अधिकता बहुत ज़्यादा थी। जो फलक एक औजार था एक प्रकार का, इस प्रकार के औजार काफ़ी मात्रा में देखने को मिले। इस कारण से कहा क्या गया जो इस पूरी संस्कृति यानी कि यह जो पूरा का पूरा एरा या पीरियड था मध्यपुरा पाषाण काल का, इसको फलक संस्कृति का नाम ही दे दिया गया। इसके अवशेष जो है महाराष्ट्र के नेवासा के अलावा आपको झारखंड की सिंहभूमि क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के चकिया क्षेत्र से, ठीक है, चकिया यह वाराणसी के निकट स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चकिया क्षेत्र से, बेलन घाटी क्षेत्र से,
बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ पर, इलाहाबाद के निकट, ठीक है। और मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं, सोन घाटी, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, हिमाचल स्थित, ठीक है, हिमाचल में लिख दे रहा हूँ, हिमाचल स्थित व्यास घाटी से, वानगंगा से, और साथ ही साथ सिरसा नदी घाटी से भी आपको मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। औजारों की बात हो चुकी है। मुख्यतः इसमें फलक नाम का एक औजार था, वह प्रयोग किया जाता था इस संस्कृति में, और काफ़ी मात्रा में इनकी उपलब्धता भी पाई गई है उस संस्कृति में, ठीक है। इसके अलावा कोर, फ्लेक और ब्लेड जैसा उपकरण भी इस संस्कृति में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में, यानी कि 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक जो संस्कृति थी वह किस प्रकार की थी और इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले। तो देखिए, प्रमुखतया तो आपको बताया गया कि औजारों के क्रमिक विकास के आधार पर ही इनको बांटा गया था। अभी तक हमने देखा कि चापिंग, पेबुल, पत्थरों का उपयोग जो है निम्नपुरा पाषाण काल में अधिकतम मात्रा में होता था। इसके अलावा फलकों का उपयोग सर्वाधिक होता था मध्यपुरा पाषाण काल में, और सबसे अंत में उच्चपुरा पाषाण काल में जिन औजारों का उपयोग होता था उनको कहा गया ब्लेड। जैसे आजकल आप लोग सामान्यतः ब्लेड देखते थे, ये वही ब्लेड है, ठीक है। यह एक समानांतर रूप में होते थे। इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से 2 गुनी होती थी। फिलहाल यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से कुछ ज़्यादा ही बड़ी गुनी मैंने बना दी है, ठीक है। जिस प्रकार से ब्लेड आप देखते हैं सेम वही चीज़ है। लंबाई जो है वह चौड़ाई से 2 गुना होता था, और साथ ही साथ फलक वगैरह भी इस समय प्रयोग किए जाते थे। ऐसा नहीं फलकों का उपयोग होना बंद हो गया था, फलकों का उपयोग भी होता था, ठीक है। तो देखिए, इनके अवशेषों की अगर बात करें, उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, तो यह मिले हैं सोन घाटी क्षेत्र से, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा जोगदहा, ध्यान रखिएगा यह सब सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जोगदहा, भीमबेटका सभी मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान और बाघोर, यह सब मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे से आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, सोन घाटी, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बागोर मध्य प्रदेश स्थित यह क्षेत्र थे जहाँ से उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष मिले। इसके अलावा झारखंड की सिंहभूमि से, यानी कि झारखंड की सिंहभूमि से हमको मध्यपुरा पाषाण काल और इसके अलावा उच्चपुरा पाषाण काल दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सोन घाटी के संदर्भ में भी यह तथ्य सही बनता है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के पटड़े, भदड़े और इनाम गांव क्षेत्र से भी हमको उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष मिले, और आंध्र प्रदेश की कुरनूल की गुफाएं, रेणुगुंटा और वेमुला से हमको उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष मिले, और कर्नाटक स्थित सोरपुरा देवाब से भी हमको उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष मिले, और सबसे अंत में राजस्थान स्थित बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र से भी उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यह विभाजन तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, लास्ट वाला कंप्लीट हो गया, पूरा पाषाण काल के बारे में हमारी बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है, यानी कि 10,000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य की बात। एक चीज़ छोटी सी बताऊं आपको, जहाँ तक उम्मीद है आपको पता होगा, ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बीच का अंतर। देखिए, मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म, वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित है वह कौन सा कैलेंडर है, वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। यह एक इंग्लिश कैलेंडर है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो मान लीजिए ईसा जी का जन्म 1 जनवरी 2020 को होता है, तब 1 जनवरी 2020 के बाद पहले की जो घटनाएं घटित हुई, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को जो घटना घटित होगी उसको जो है रखा जाएगा ईसा पूर्व में, और 1 जनवरी 2020 से लेकर के इसके बाद तक की घटनाओं को रखा जाता है ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए, थोड़ी सी रोचक जानकारी थी, है कि नहीं? आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, तो रिमाइंडर एक होता नहीं है। चलिए फिलहाल यहाँ बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखिए,
इस काल में आते आते औजार अधिक विकसित हो गए। ठीक है, क्यों औजार कैसे विकसित हो गए? थोड़ी और सुविधा बढ़ती गई, सुविधा की डिमांड होती गई ना। बड़े बड़े पत्थर एक साथ कितना आदमी लेके जाएगा, और कठिनाई भी होती थी। अब तो देखिए, अब तो बंदूक भी चलने लगा, तोप आ गया, रॉकेट आ गया। इसी प्रकार से उस समय भी धीरे धीरे चीज़ों का विकास होता था। तो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण होते थे, उनको उपकरणों का प्रयोग होता था, उनको माइक्रोलिथिक कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? माइक्रोलिथ कहा जाने लगा था। किस कारण से? क्योंकि जो इस काल के उपकरण थे उनका आकार और छोटा हो गया था, यानी कि जो उपकरण थे वह अत्यंत छोटे हो गए थे, और इस कारण से इनको माइक्रोलिथ कहा गया। जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे उनको। एक विद्वान है C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल, ठीक है। C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण के उपकरणों को खोजा था। कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, और प्रमुख केंद्रों की बात करें, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो नीचे देखिए, वहाँ पर बात करने पे ज़्यादा आसानी होगी। यह देखिए, C.L. कार्लाइल एक विद्वान थे जिन्होंने विंध्य क्षेत्र से छोटे छोटे पाषाण उपकरणों या लघु पाषाण उपकरण, इतना कठिन जाने की जरूरत नहीं, माइक्रोलिथिक उपकरणों की पहचान की थी या फिर खोज की थी। मध्य पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्रों में बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक स्थित कृष्णा घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और महाराष्ट्र के निवासा क्षेत्र से आपको मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण मिल जाएंगे। ठीक है, इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ही हमको पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, और यह साक्ष्य मिले मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़ और राजस्थान के बागौड़ क्षेत्र से। और इस काल के लोगों ने जो है सर्वप्रथम अपना पालतू पशु कुत्ते को बनाया था। किसको? पालतू पशु बनाया जाने वाला सबसे पहला पशु कौन था? तो वह था कुत्ता। ठीक, देखिए, इसी काल में जो मानव का अस्थिपंजर था, यानी जो मानव अस्थि अवशेष थे, वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहर क्षेत्र और महदहा क्षेत्र से मिले, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित सराय नहर और महदहा क्षेत्र से आपको मानव अस्थिपंजर के अवशेष मिले मध्य पाषाण काल के। ठीक है, और साथ ही साथ राजस्थान स्थित सांभर झील से कई मध्य पाषाणिक निक्षेप भी प्राप्त हुए, और साथ ही साथ राजस्थान की सांभर झील से ही हमको विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का भी साक्ष्य मिला। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखते हैं किसकी बात होगी। आगे बात होगी नव पाषाण काल की। ठीक है, यानी कि 5500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक की बात होगी यहाँ पर। इस काल के प्रमुख केंद्रों की पहले बात कर लें तो देखिए, इस काल में जो है सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान स्थित एक क्षेत्र जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और इसकी जो तिथि है ना, वह 7000 ईसा पूर्व प्राचीन मानी जाती है। लेकिन यह एक नवपाषाणिक स्थल है, मेहरगढ़ का क्षेत्र। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है यह क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें नवपाषाणिक स्थलों में, तो उत्तर प्रदेश स्थित बेलन घाटी, आंध्र प्रदेश स्थित रेनीगुंटा, और मध्य प्रदेश स्थित सोन घाटी, झारखंड स्थित सिंहभूमि। ठीक है, आदि अनेक क्षेत्र मिले, जैसे कि कश्मीर स्थित बुर्ज़होम, गुफ कराल। ठीक है, इलाहाबाद स्थित कोलडीवा और बिहार का चिरांद क्षेत्र, यह सभी नवपाषाणिक स्थल हैं। इनके बारे में देखिए थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, इस वजह से वहाँ पर नहीं बताया गया। देखिए, जो बुर्ज़होम और गुफ कराल क्षेत्र है कश्मीर स्थित, कश्मीर का जो बुर्ज़होम और गुफ कराल है, वहाँ से हमको गर्तावास क्या होता है कमेंट करके ज़रा बताएं तो। गर्तावास मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, और हड्डी से प्रयुक्त हुए औजार मिले, हड्डी से बने हुए औजार मिले। कहाँ से? कश्मीर स्थित बुर्ज़होम और गुफ कराल के क्षेत्र से। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग बिहार स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है जिसका नाम है चिरांद। चिरांद से भी हमको काफ़ी भारी मात्रा में हड्डी से बनाए गए औजार मिले, और इन औजारों को बनाया गया था हिरण की हड्डियों से, हिरण के सींगों वाली हड्डियों से। ठीक है, हिरण की सींगों से बनाया गया था इन औजारों को। ठीक है,
और फिर आगे बात करते हैं, अगर हम लोग नवपाषाणिक स्थल एक अन्य है जो इसका नाम है इलाहाबाद का कोल्ढिवा क्षेत्र। ठीक है, हालांकि अब तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रयागराज स्थित कोल्ढिवा क्षेत्र की बात करें तो कोल्ढिवा से चावल का हमको प्राचीनतम साक्ष्य मिला, यानी कि नवपाषाण काल में कृषि जो है वह शुरू हो गई थी। अब चावल का साक्ष्य मिल गया तो कृषि तो शुरू हो ही जाएगी। ठीक है, तो एक तथ्य आता है, देखिए इस काल यानी कि नवपाषाण काल का जो मनुष्य था वह खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता तो था ही था, उसका उत्पादक भी था। ठीक है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों था। कृषि और पशुपालन दोनों ही नवपाषाण काल में भली भांति होने लगे थे। ठीक है, चल इस काल के अगर प्रमुख उपकरणों की बात करें या औजारों की बात करें तो सामान्य औजारों का प्रयोग होने लगा था, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, छेनी हो गई, खुरपी हो गई, कुदाल हो गई, आदि चीज़ों का प्रयोग, हथौड़े का प्रयोग भी इस काल में होने लगा था। ठीक है, चल तो इस तरीके से हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल की तो हमारी बात खत्म हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग और ऊपर आते हैं और बात करते हैं इसकी आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, पाषाण युग अब खत्म होता है, यहाँ से पाषाण युग खत्म हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल की अब हम लोग बात करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको क्या क्या मिलेगा? लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन उसकी लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए इस काल यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत में और साथ ही साथ पाषाण युग की समाप्ति के साथ साथ जो है धातुओं का युग शुरू हुआ, यानी कि मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया। पहले क्या होता था, पत्थरों का ही प्रयोग होता था औजारों को बनाने या किसी भी चीज़ को बनाने में, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा और मनुष्य द्वारा जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह धातु थी तांबा। क्या थी? तांबा। ठीक है, कब प्रयोग किया गया था? तो लगभग 5000 ईसा पूर्व तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में चूंकि तांबे का प्रयोग या फिर धातुओं का प्रयोग तांबे का प्रयोग किया जाने लगा या धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा, तो इसको कहा गया ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को एक अन्य नाम से जाना जाता है चालको लिथिक युग। ठीक है, तो आइए मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के स्थलों के बारे में और साथ ही साथ उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बनास या फिर आहार संस्कृति। आहार संस्कृति या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है आहार संस्कृति। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग मैप में आहार लिखा हुआ है ना, इसी को बोला जाता है आहार या फिर आहार संस्कृति। और एक अन्य नाम आता है इसका, वह है बनास। ठीक है, यह साइट जो है वह पूरी पूरी कहाँ पर स्थित है? तो मैप में आप देख ही रहे हैं, आपको पता है कि फिलहाल यह लोकेशन जो है वह राजस्थान में पड़ेगी। ठीक है, तो बनास या जो आहार संस्कृति है वह राजस्थान की है। ठीक है, और इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसके आसपास की ये जो गुलुंद है, ठीक है, गुलुंद या गिलुंद भी बोला जाता है इसे। ठीक है, गिलुंद। इसके अलावा बालाथल और आहार, ठीक, यह तीनों स्थल राजस्थान में है और यह संबंधित है आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति से। आपको इनमें करना क्या है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लोकेशन याद कर लेनी है। हो सकता है आपको मैच कराने के लिए आ जाए, वैसे ऐसा नहीं आता है। एक आपको बनास संस्कृति से दे दिया जाएगा, एक जोरवे संस्कृति से दे दिया जाएगा लोकेशन, और एक मालवा संस्कृति से दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए कौन सा कहाँ पर या फिर कौन किसके उत्तर पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम या अथवा उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए दिया जा सकता है। तो इसी वजह से इसकी चर्चा जो है मैप के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगी। देखिए बनास संस्कृति में तो हो गया, यह 3 स्थल हैं इसके, गिलुंद, बालाथल और आहार। और यह स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। यह पूरी की पूरी संस्कृति और यह सारे स्थल जो है राजस्थान में स्थित है। किस संस्कृति से संबंध रखती है? तो चालकोलिथिक युग या चालकोलिथिक संस्कृति अथवा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से यह स्थल संबंधित है। ठीक है, देखिए आहार को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है ताम्रवती। अब भली भांति आप लोग इससे परिचित होंगे। यहाँ पर तांबे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी या फिर यहाँ पर तांबा जो है वह बड़े पैमाने पर मिलता था,
इस कारण जो है इसको ताम्रवती भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए कालक्रम की बात करें तो इस संस्कृति का समय रहा था 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, समय भी आपको याद रखना है, समय भी मैच कराने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है बनास या फिर आहार संस्कृति का। चलिए और आगे बात करते हैं यहाँ के लोग रहते किस प्रकार से या फिर अन्य चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ के लोग जो थे ना, जो आहार संस्कृति के लोग थे, यह लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, यानी इनके जो घर थे वह पत्थरों से बने थे। ठीक है, और गीलुंद जो कि एक स्थानीय केंद्र था इस संस्कृति का, वहाँ से हमको कुछ ईंटों के या फिर पकी हुई ईंटों के भी प्रमाण मिले। ठीक है, पकी हुई ईंटों का निर्माण भी यहाँ होता है, ऐसा कुछ साक्ष्य हमको पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से ही हमको चूँकि तांबे की अधिकता थी आहार संस्कृति में या फिर आहार नामक स्थल पर ही, तो यहाँ से हमको कुछ तांबे की यानी कि धातुओं की बनी कुल्हाड़ियाँ या यूँ कहें कि औजारे प्राप्त हुए थे। ठीक है, औजार प्राप्त हुआ था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं और साथ ही साथ तांबे की चादरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं एक अन्य संस्कृति के बारे में जो कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत ही अथवा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है। उस संस्कृति का नाम है कायथा संस्कृति। यहाँ देखिए, ठीक है, तो देखिए कायथा संस्कृति में दो क्षेत्र आता है, एक तो कायथा खुद और दूसरा आता है एरण। ठीक है, एरण इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको एरण बोलते हैं। ठीक है, एरण वही स्थल है जहाँ से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, वही एरण की बात यहाँ पर हो रही जहाँ से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला था। यह किसका अभिलेख था, यह आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो तब देखिए बात कर रहे थे हम लोग कायथा संस्कृति की, तो कायथा संस्कृति में जो यह कायथा वाला स्थल है, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, इन बर्तनों पर यानी कि जो कायथा से जो हमें मृद भांड मिले हैं, अगर स्पष्टतया समझिए मृद भांड ही बोला जाता था मिट्टी के बर्तनों को, तो जो मृद भांड मिले हैं वे जो है हड़प्पा सभ्यता से पहले के यानी कि प्राक हड़प्पन, हड़प्पा सभ्यता के समय के यानी कि हड़प्पन, और हड़प्पा सभ्यता के बाद की भी संस्कृतियों के प्रभाव यहाँ पर दिखाई दिए, यानी कि हड़प्पोत्तर यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों के संस्कृतियों के प्रभाव दिखे यहाँ के मिट्टी के बर्तनों या फिर मृद भांडों पर। ठीक है, कहाँ के, कायथा से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कुछ कीमती पत्थरों के हार भी मिले जैसे कि स्टेटाइट और कार्नेलियन। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं एक अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की जिसका नाम है मालवा की संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति। तो देखिए मालवा संस्कृति के स्थलों में यह तीनों क्षेत्र आता है, नौदा टोली, कायथा और एरण। ठीक है, पहले मालवा संस्कृति, उसके बाद इसके अंतर्गत कायथा और एरण, वो कायथा संस्कृति में चला गया और मालवा संस्कृति में आपको पूरा मिल गया नौदा टोली, कायथा और एरण। कायथा और एरण के बारे में हमारी बात ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए नौदा टोली से कृषिगत साक्ष्य मिले या फिर कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, विभिन्न कृषि फसल मिले यहाँ से नौदा टोली से, जो कि ताम्रपाषाणकालीन समय से संबंधित हैं अथवा आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित रहे थे। ठीक है, तो देखिए मृदभांड वगैरह के बारे में तो बात हो ही चुकी है हमारी। आगे चलते हैं और बात करते हैं जोरवे संस्कृति के बारे में। ठीक है, यह है जोरवे स्थल। जोरवे संस्कृति में यह सारे स्थल आते हैं, दायमाबाद, जोरवे, नेवासा और इनाम गांव। यह संपूर्ण क्षेत्र आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तब अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जान लीजिए, आगे बाद में बात होगी। देखिए दायमाबाद उत्तर में पड़ता है, उसके दक्षिण में जोरवे, उसके दक्षिण में नेवासा और उसके दक्षिण में इनाम गांव पड़ता है। यह लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही दक्षिण या फिर उत्तर के क्रम में अथवा पूर्व पश्चिम के क्रम में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में पड़ता है जोरवे और सबसे पश्चिम में पड़ता है नेवासा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या और कैसी कैसी चीज़ें मिली। देखिए दायमाबाद के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो दायमाबाद से हमको मिली कांसे की वस्तुएं, आपको और हमको दोनों को ही मिली कांसे की बनाई हुई वस्तुएं। ठीक है, और साथ ही साथ इन वस्तुओं पर जो है हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव या फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ से
गैंडा, हाथी, भैंस, रथ चलाते हुए मनुष्य आदि की आकृतियां हमको यहाँ से मिली। कहाँ से? दैमाबाद से। एक चीज़ पे ध्यान रखिए, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति, यह कहाँ से मिली? यह मिली दैमाबाद के क्षेत्र से। ठीक है, अब बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव देखिए, यह एक किलाबंद क्षेत्र था। ठीक है, जोरवे संस्कृति का एक किलाबंद क्षेत्र था इनाम गांव। ठीक है, किलाबंद लिख देता हूँ। और साथ ही साथ इसके चारों तरफ जो है खाई भी थी। ठीक है, किलाबंद तो था ही, खाई भी थी चारों तरफ से। ठीक, बेसिक चीज़ हो गई। चलिए आगे देखें अगले गांव के बारे में, फिर अगले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। थोड़ा समय काल जानते रहिए इनका। तो यह था 1200 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, 700 ईसा पूर्व तक का समय था इस जोरवे संस्कृति का। ठीक है, चलिए विलुप्त होने का कारण क्या था इस पूरी संस्कृति का, या फिर ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के विलुप्त होने का क्या कारण था? तो कारण माना जाता है वर्षा का अभाव, या फिर कम वर्षा का होना, या और सूखा। कम वर्षा हुई तो सूखा हो गया, इस कारण से इस संस्कृति के विलुप्त होने का कारण माना जाता है इसको। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हमारी मैप के माध्यम से बात हो गई। चलते हैं फिर से एक बार ऊपर और देख लेते हैं कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ों को। देखिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा ग्राफ बना करके बता दिया गया है, सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करवाया गया है। तो एक बार इसे भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल में इसकी संस्कृतियों के लक्षण थे सल्क, गड़ासा, खंडक के उपकरण। ठीक है, और इसके अलावा इसके संबंधित निम्न पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते थे। और इस काल के जो उपकरण थे वह हस्त कुठार और वटिकाश्म टाइप के थे। और साथ ही साथ इस काल यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल में होमो इरेक्ट अथवा मानव अस्थि अवशेष जो है वह नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट और आगे देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल को। तो यह एक फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके प्रमुख स्थलों में महाराष्ट्र का नेवासा क्षेत्र, राजस्थान का डिंडवाना क्षेत्र, मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा और पुरुलिया क्षेत्र है। और साथ ही साथ इसके महत्व, उपकरण और विशेषताओं में तो देखिए यहाँ पर विशेषताओं में भीमबेटका से गुफा की चित्रकारी मिली और उपकरणों में फलक, बेंधनी और खुरचनी प्राप्त हुए मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थलों से अथवा फलक संस्कृति से। नेक्स्ट उच्च पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इसमें जो है अस्थि, खुरचनी और तक्षिणी संस्कृतियां मिलती हैं अथवा तक्षिणी मिले, इसी के आधार पर इसको संस्कृति बोल दिया गया, इन्होंने संस्कृति बोल दिया इन्होंने। तो देखिए प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रहे। और विशेषताओं की बात करें तो जो प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव था उसका समय इसी काल से शुरू होता है, उच्च पुरा पाषाण काल से। और साथ ही साथ अगर हथियारों की बात करें तो हारपून, फलक और हड्डी के औजार उस समय बनाए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर मध्य पाषाण काल की तो यह सूक्ष्म पाषाण अथवा माइक्रोलिथिक संस्कृति थी। और इसके प्रमुख स्थलों में आदमगढ़, भीमबेटका, यह दोनों क्षेत्र मध्य प्रदेश के, बागोर और सरायनहार उत्तर प्रदेश से इसके प्रमुख स्थलों में आता है मध्य पाषाण काल के। और विशेषताओं की बात अगर करें तो देखिए सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पत्थर के उपकरणों को बनाने का तकनीक का विकास कर लिया गया था। उपकरण जो है वह आकार में अर्धचंद्राकार एकधार फलक वाले होते थे। और साथ ही साथ इस समय स्थायी निवास के साक्ष्य भी मिले हैं कुछ। और इसके अलावा मुख्यतः आप ध्यान रखिए पशुपालन शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में। सबसे लास्ट में देखें तो नवपाषाण काल का स्थल आता है। नवपाषाणकालीन स्थलों में पॉलिश्ड उपकरण संस्कृतियां देखी गई, अथवा यूं कहिए कि उपकरणों को पॉलिश्ड किया जाने लगा अथवा उनकी गुणवत्ता और बढ़ गई। ठीक है, स्थलों की अगर बात करें तो कश्मीर स्थित बुर्जहोम और गुफकराल, गुजरात का लंगनाथ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दमदमा और कोल्ढीवा क्षेत्र, बिहार का चिरांद क्षेत्र और तमिलनाडु का पोचमपल्ली, साथ ही साथ कर्नाटक का मास्की क्षेत्र आता है नवपाषाणकालिक स्थलों के रूप में। और अगर बात करें इनकी प्रमुख विशेषताओं, उपकरणों आदि के बारे में तो देखिए प्रारंभिक कृषि का प्रारंभ यहाँ से हो गया। कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृद भांडों का निर्माण, मनुष्यों का स्थायी निवास बनाना, पाषाण उपकरणों को पालिश करना, पहिया और अग्नि का प्रचलन भी नवपाषाण काल में ही शुरू होता है। ठीक है, चलिए
आगे और सबसे अंत में बात कर लेते हैं महापाषाणकालीन युग की। तो देखिए इसको जो है पेलियोलिथिक भी बोला जाता था, ठीक है। मुख्यतः होता क्या था, ऐसे समझिए कि जो जोरवे संस्कृति थी अथवा जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वहाँ पर हुआ क्या, नवपाषाण युग के बाद क्या लोग करने क्या लगे थे धीरे धीरे कि कब्र जो बनाते थे ना उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। इन्हीं को पेलियो कहा जाता था अथवा महापाषाण कहा गया, ठीक है। और इसी आधार पर इसको कह दिया गया महापाषाण काल। कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के खंड रख दिए जाते थे, यह विभिन्न प्रकार के भी होते थे। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे जब हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ हम अध्ययन के स्रोतों में ही बात कर रहे हैं ना प्रागैतिहासिक काल की। तो देखिए हुआ क्या, नवपाषाणकालीन संस्कृति का अंत होता है और महापाषाणकालीन संस्कृति का शुभारंभ हो जाता है। थोड़ी सी संस्कृति का अवनत हुआ या फिर यह गिरावट आई क्योंकि सूखा वगैरह आदि पड़ा। इस कारण से लोगों का जीवन यापन बहुत कुछ बदल गया, उनके जीवन जीने का तरीका बदला, शवों को समाधान करने की विधियाँ आदि चीज़ें बदली। और इस कारण वही विधि शुरू हुई कि लोग करते क्या थे कि यह कब्रों में इनकी मान्यता बढ़ गई कि लोगों को जो है मृत्यु के बाद भी अपने अगले जन्म या फिर जो कब्र में वह जितने समय रह रहे हैं उनको हो सकता है अब कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़े, ठीक है, अथवा अगले जन्म के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो। इस आधार पर या फिर इस मान्यता के आधार पर वह करने क्या लगे कि वह कब्रों में कुछ उनकी उपयोगी चीज़ों को या फिर उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों को अथवा दैनिक जीवन की कुछ उपयोगी चीज़ों को कब्रों के साथ रखने लगे थे। इनमें लोहे के औजार भी थे, ठीक है, पत्थर और सोने के गहने वगैरह भी थे, आदि चीज़ें यह रखी जाने लगी थी कब्रों में ही, ठीक है। और कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। और समाधान का तरीका भी बदला, यानी कि कब्रों को क्या कहते हैं, शवों को कब्रों में रखने का तरीका भी बदला, ठीक है। अर्ध समाधान अथवा आंशिक समाधान की पद्धति इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, ठीक है। इसमें होता क्या था कि शवों को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता था जंगलों में जानवरों को खाने के लिए, और उसके बाद शेष बचे शव को कब्र में रख दिया जाता था, ठीक है। अगर कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें जहाँ पर इस प्रकार के समाधान होते थे तो ब्रह्मगिरी, आदि चननलूर, मास्की, चिगलपत्तू, नागार्जुन कोंडा, यह सब इसके प्रमुख समाधान केंद्र रहे। महापाषाण काल में लोगों द्वारा प्रमुखतया जो खेती की जाती थी वह धान की खेती होती थी, और इसके अलावा एक अन्य फसल की खेती होती थी, वह थी रागी, ठीक है। और इसके समय का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक के बीच का किया गया था। तो इसी के साथ फिलहाल एक सेकंड पानी पी लूं। हाँ, तो इसी के साथ फिलहाल हमारा यह पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभ्यास प्रश्नों को यहाँ दिया गया है, ये देख लेते हैं इन्हें भी। तो पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है अथवा डी एलोरा में है। बताइए, सबके बारे में चर्चा हो चुकी है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहाना पहाड़, बी घगरिया, सी बगही खोर अथवा डी लेखहिया। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेखहिया। नेक्स्ट, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। ए सराय नाहर से, बी दमदमा से, सी महदहा से अथवा डी लंघनाज से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दमदमा से, ठीक है। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए सराय नाहर से, बी महदहा से, डी सी लेखैया से अथवा डी चौपानी मांडो से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी महदहा से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भीमबेटका कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली अथवा डी अब्दुल्लागंज रायसेन। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है यह। आगे बताइए,
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के लिए शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं या डी सोन नदी का उपागम स्थल। चलिए सही आंसर है इसका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी चोपानी मांडो या डी मांडो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ या डी नर्मदा घाटी। चल डी नर्मदा घाटी, अभी ऊपर चर्चा हुई थी ना। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अथवा डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए सही आंसर है ए संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध मंत्रालय है ASI। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग या डी लौह युग। चलिए सी चालकोलिथिक युग को ही ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। आगे बताइए, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कालिदास या डी बाणभट्ट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पाणिनि द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया था। अष्टाध्यायी पर महाभारत टीका किसने लिखा था बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ए ललित विस्तार, बी मिलिंदपन्हो, सी सारिपुत्र प्रकरण या फिर डी अवदान शतक। चलिए ए ललित विस्तार। नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है। ठीक है, कथन और कारण के रूप में है, सिंपल है। बताइए, कथन है ए पहला कि प्राचीन समाजों के अभिजात यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा, सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृतिक पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिसका अर्थ बेटा है। आपको बताना है कूट है। ए दोनों कथन अलग अलग सही है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है और डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि यह अभी यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी जब हम बात करेंगे आगे सातवाहनों के काल के बारे में, तो वहाँ पर देखेंगे आराम से। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।